अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बाकियों की तरह नहीं है, बल्कि यहाँ पे आज जो है हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। हमेशा हम एक लेक्चर को देखते थे कि ये लेक्चर है, ये वाला उसको हम डिटेल में देखते थे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कौन-कौन से जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर एग्ज़ाम्स में। जैसे जो एफएससी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं या बीए ग्रेजुएशन के देना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाना चाहते हैं या किसी इंटरव्यू में। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम आज डिस्कस करते हैं और उनका एक ओवरव्यू आपको मिलता जाएगा इसमें। मज़ीद ये है कि अगर आपको ज़्यादा उसके बारे में डिटेल चाहिए तो फ़र्दर जो मेरा लेक्चर मौजूद है आप उसमें वो देख सकते हैं। वन बाय वन हम थोड़ा-सा देखते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें एक टॉपिक आता है वो एडवेंट ऑफ इस्लाम के नाम से या अराइवल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इस टॉपिक में ये चीज़ डिस्कस की जाती है कि इस्लाम जो है या मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान के अंदर किस तरह है। तो इसमें मुख्तलिफ सी थियरीज़ हैं, बहुत सारे आइडियाज़ दिए जाते हैं। तो इसमें आपको थोड़ी-सी हम डिटेल अगर बताएँ, इसमें से ये होता है कि जो मुसलमानों की जो अराइवल होती है इंडिया में, सबसे पहले जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होती है। वहाँ पे एक डायनेस्टी होती है जिसका नाम चीरा डायनेस्टी होती है। चीरा चीरमन पीरूमल एक किंग होता है। तो वहाँ पे उनके दौर में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब शक़्क़ुल कमर का वाक़या होता है, जो चाँद के 2 टुकड़े होते हैं, तो हिंदुस्तान में भी वो देखा जाता है। उसकी बिना पे जो चीरा डायनेस्टी होती है, वहाँ के बादशाह होते हैं, वो अपने लोगों से कहते हैं आप जाके मालूम करें क्या हुआ? मालूम करने पे पता चलता है कि एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनको मालूम होता है कि वो आए और उन्होंने इस्लाम का दावा किया। तो वहाँ से जो लोग वापस आते हैं, तो फिर वो इस्लाम कबूल करके आते हैं, तो फर्स्ट टाइम इस्लाम वहाँ से आ जाता है। लेकिन मोस्टली हमारी बुक्स जो हैं या हमारे जो राइटर्स हैं, उनको इतनी डिटेल नहीं पता होती। तो अक्सर जो है वो कुछ मोहम्मद कासिम से इसको शुरू करते हैं कि 712 से मोहम्मद कासिम जब आए, तो वहाँ से जो है हिंदुस्तान में के अंदर इस्लाम आ गया। जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ी होती है हिस्ट्री, उनको मालूम होता है, तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से उसको बताते हैं। तो वैसे चीरा डायनेस्टी से आप इसको ले सकते हैं, उस दौर में आई। नहीं तो अगर आप नहीं सेफ साइड लेते हैं तो आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से ले लें। जब मकरान के अंदर आर्मी भेजी गई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में, मुसलमान जो है अरब्स उसी टाइम आए, तो वहाँ पे इस्लाम की जो है मुसलमानों के कदम जो है हिंदुस्तान में रखे गए। अगर ये आपको भी मुश्किल लगे, लंबा लगे, तो फिर आप मोहम्मद बिन कासिम को ही ले लें, जो हमारी टेक्स्ट बुक में हर जगह बताई जाती है कि मोहम्मद कासिम जब आए तो सिंध में फ़तेह किया, फ़ातुल सिंध थे और वहाँ से जो इस्लाम फैल गई। तो इस तरह जो है आप इसको देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि इस्लाम कैसे वहाँ पे है। तो मोहम्मद कासिम आए, तो उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ चलती रहीं। ये बहुत लंबा टॉपिक है, फिर इसको हम किसी और टाइम डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग से लेक्चर से। तो वो वहाँ से जो है आप समझ लें इस्लाम आ जाती है, वो कंटिन्यू रहती है। फिर मुख्तलिफ दौर आते हैं, आप पढ़ते हैं कि स्लेव डायनेस्टी आती है, खिलजी डायनेस्टीज़ आती हैं। आप मुख्तलिफ फिर लास्ट में आपको मुगल एम्पायर नज़र आती है, तो उसके बाद जो है फिर अंग्रेज़ वगैरह आपको नज़र आते हैं। इसमें डच आते हैं, पोर्चुगीज़ आते हैं, फ्रेंच आती है और ब्रिटिश लास्ट में आती है। तो फिर जो है इसके बाद आप देखते हैं कि उनकी हुक्मरानी चलती है और जो है 1857 में हमें नज़र आती है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है। आज़ादी की जंग लड़ी जाती है, जिसको म्यूटिनी ऑफ 1857 कहते हैं या रिबेलियन ऑफ सिपाहीज़ भी कहते हैं। मुख्तलिफ ऑथर जो इसको मुख्तलिफ तरीके से बयान करते हैं। लेकिन एक ये थी हिंदुस्तानियों की तरफ से एक कोशिश की थी जिसमें फौजी भी इन्वॉल्व थे, सिविलियंस भी थे, कि ब्रिटिश को निकाल दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नाकाम हो जाते हैं, उसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। तो वो जो जंग जो है कोशिश की जाती है वो नाकाम होती है। लेकिन उसके बाद जो है, जो इंडिया का जो आप समझिए उनकी किस्मत होती है हिंदुओं की या बहुत सारी चीज़ें वो चेंज हो जाती है। जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो ख़त्म कर दी जाती है और जो इंडिया होता है उसके सारे मामलात क्राउन के अंडर ले जाते हैं। इसके लिए लेक्चर मौजूद है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे, पूरी डिटेल मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद जब ये सारी सिचुएशन हो जाती है, ब्रिटिश टेक ओवर करती है, पूरे पावर सारे कंट्रोल जो है सँभाल लेती है। फिर मुसलमानों की हालत जो है सबसे ज़्यादा बिगड़नी शुरू हो जाती है क्योंकि हुक्मरान थे उसके बाद वो दूर होने लगते हैं, ब्रिटिश को अपना दुश्मन समझते हैं। तो सिचुएशन को देखते हुए, इन चीज़ों को समझते हुए, सर सैयद अहमद खान जो है वो क्या करते हैं, एक तहरीक चलाते हैं जिसको अलीगढ़ मूवमेंट कहते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट का मकसद ये होता है कि मुसलमानों को जो है एजुकेट किया जाए, उनको ब्रिटिश के करीब लाया जाए और उनकी जो पसमानदियाँ हैं सोशली, माशी, समाजी तौर पे, इकोनॉमिकली, माशी तौर पे, उन सबको बेहतर बनाया जाए। तो अलीगढ़ मूवमेंट समझ लें मुसलमानों की बेहतरी के लिए जो एक तहरीक चलाई है, वो अलीगढ़ मूवमेंट कहलाती है। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, जैसे उन्होंने स्कूल्स बनाए, उसमें उन्होंने रिसाले लिखे, उन्हें कोशिश की अंग्रेज़ों के साथ इनके मुसलमानों के ताल्लुकात बेहतर करें, तो ये सारी चीज़ें जो है अलीगढ़ मूवमेंट में आती हैं। ये भी लेक्चर जो है मौजूद है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक एक और पार्टीशन ऑफ बंगाल आ जाता है, तो 1905 में जो है बंगाल तक़सीम हो जाता है, ईस्ट और वेस्ट बंगाल में।
तकसीम से क्या होता है, आपको हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ नज़र आते हैं। इससे पहले ये सिर्फ़ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया होती है। पश्चिम बंगाल से जो है मुस्लिम लीग बन जाती है और उसके भी बहुत सारे पश्चिम बंगाल के भी लेक्चर मौजूद हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएँगी उसमें। फिर फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होती है जो कलकत्ता में होती है, जो ईस्ट बंगाल होता है वहीं पे बनाई जाती है। तो पश्चिम बंगाल जो है मुसलमानों को एक फ़ायदा जो देती है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी देती है, जो मुस्लिम लीग के नाम से होती है। ये IAML जो मैंने लिखा हुआ है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो ये जो है पार्टी बनती है, तो मुसलमानों को लीड करती है और तहरीक-ए-पाकिस्तान की जो मूवमेंट है उसको ये चलाती है। उसके बाद 1916 में हम देखते हैं कायद-ए-आज़म मुहम्मद जिन्ना जो है वो कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर होते हैं। तो हिंदू मुस्लिम जो है एक यूनिटी बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें जो है लखनऊ पैक्ट होता है। उनका मानना ये होता है कि अगर हिंदू और मुसलमान एक साथ हो गए, तो ब्रिटिश से अपनी सारी बातें मनवा सकते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि हम इंडियंस को चाहिए हम एक साथ रहें और जो है ब्रिटिश पे दबाव डालें और अपनी बात मनवाएँ। ये लखनऊ पैक्ट है। अब जितने यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी वीडियोज़ जो हैं डिटेल में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे ये बताने का मकसद ये ओवरव्यू देने का मकसद ये है कि अगर के पास टाइम कम हो और उसको देखना हो कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो उसको पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए, तो वो इस लेक्चर को देख के उस हिसाब से तैयारी कर सके। फिर आगे हम देखते हैं खिलाफत मूवमेंट आती है 1919 में स्टार्ट होती है 1924 तक, जिसमें जो है तहरीक खिलाफत हमें नज़र आती है। इसमें गांधी जो है लीडरशिप नज़र आती है हमें। ये अली ब्रदर्स जो इसको स्टार्ट करते हैं, हिंदुस्तान में चलती है। इसके अंदर बहुत सारे आपको मूवमेंट्स नज़र आते हैं, हिजरत मूवमेंट नज़र आती है, चोरा-चोरी मूवमेंट नज़र आती है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नज़र आती है। मोपला अपराइज़िंग आपको नज़र आती है। खुदी संगठन मूवमेंट आप देखते हैं इसमें आ जाती है। तहज़ीब तंज़ीम जो मूवमेंट है वो नज़र आती है। तो ये बहुत सारी मूवमेंट्स से स्टार्ट होती हैं। मुस्लिम हिंदू की फिर एक यूनिटी आप समझिए 1857 के बाद हमें खिलाफत मूवमेंट में नज़र आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नाकाम हो जाती है। फिर जो है ब्रिटिश अब समझती है कि मुसलमान जो हैं, इंडियंस जो हैं, हिंदू मुस्लिम्स जो हैं वो पॉलिटिकली जाग रहे हैं, उनके अंदर एक शऊर आती जा रही है। तो इस चीज़ को ब्रिटिश फ़ील करती है, तो वो कहती है कि अगर इनके अंदर एक शऊर आती जा रही है, तो मजबूरन इनको एक कॉन्स्टिट्यूशन देंगे। तो क्या करती है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस जो है लंदन में, वो बुलाती है। 1930 में शुरू होती है, 32 में ख़त्म होती है, 3 साल, हर साल के तकरीबन एंड में। तो मकसद ये होता है कि इंडियंस को किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर राज़ी किया जाए, कि वो इस बात पे मुत्तफ़िक हो जाएँ कि कौन-सा आइन जो है उनके लिए बेहतर है। लेकिन सारी कोशिशें नाकारा जाती हैं, बेसूध जाती हैं और जो है फिर वो व्हाइट पेपर शाया करती है और कम्युनल अवार्ड शाया होती है उसमें। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो नज़र आती है। तो ब्रिटिश एक तरफ हिंदुओं को ये कह हिंदू मुसलमानों को, हिंदुस्तानियों को ये कह रही है कि हम आपको आपकी मर्ज़ी का एक आइन देंगे। लेकिन दूसरी तरफ फिर भी फैसला नहीं कर पाती, जो डिफरेंसेस हैं उनको हाइलाइट रखती है और फिर अपनी मर्ज़ी से एक आइन इनको दे देती है और ये कहती है कि जनाब आप लोग नाकाम हो गए, तो इसलिए जो मैंने दिया वो आप एक्सेप्ट कर लें। फिर इसी तरह अच्छा, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए भी हिंदू मुसलमान क्या करते हैं, इसमें नेहरू होते हैं और जिन्ना होते हैं। नेहरू अपनी जो रिपोर्ट देती है असल में वो एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से थोड़ा पहले आता है। ये अब इसलिए थोड़ा-सा मैंने इसको बाद में रखा है क्योंकि इम्पोर्टेंस के हिसाब से इसको मैंने थोड़ा पीछे रखा है। 1928 में नेहरू जो है असल में एक्सेप्ट करता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन लूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेहरू भी इस चीज़ को भूल जाता है। वो ये समझता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ़ हिंदू अक्सरियत में, तो आइन ऐसा बने जो हिंदुओं की नुमाइंदगी करे। हालाँकि उसको ये चाहिए था कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान भी, हिंदू भी हैं, सिख्स भी हैं और बाकी लोग भी हैं। ऐसा आइन बने जो सबको काबिल कबूल हो। लेकिन नहीं, वो अपनी पॉपुलेशन को खुश करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम यूनाइटेड है, तो वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है जो सिर्फ़ हिंदुओं के लिए हो। जैसे मुसलमान ऑब्जेक्शन करते हैं, तो उसके रिएक्शन में जिन्ना जो है, अपने 14 पॉइंट्स 1929 में दे देता है। जो उसका काउंटर होता है, वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन होती है जो हर किसी को काबिल कबूल हो। लेकिन ब्रिटिश को तो ये कबूल नहीं होती, ना हिंदुओं को ये कबूल होती है। तो फिर उसके नतीजे में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिसके नतीजे में इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मिल जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं इलाहाबाद एड्रेस 1930 में, जो अल्लामा इकबाल जो है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने दी, जिसमें वो कहते हैं कि मुसव्वर पाकिस्तान जिसको आप कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। तो वो यही इलाहाबाद के अंदर की जो तकरीर होती है, इसका हवाला दिया जाता है। वो बताते हैं, वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एंड डब्ल्यूएफपी को एक साथ देखूँ। वो डेमोक्रेसी पे तनकीद करते हैं, अंग्रेज़ों की हुक्मरानी पे। अब यहाँ मैं इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ, मैं डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि लेक्चर सारे मैंने डिटेल में दिए हुए हैं। लेकिन आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि अगर आप सरसरी सुन लें तो आपको आइडिया हो जाए कि
इस टॉपिक के अंदर क्या है, मतलब एक रिवीजन के टाइप पे आप ये हेल्प आउट करें। फिर इसके बाद जो है 1940 में लाहौर रेज़ोल्यूशन आ जाती है, जो मोहम्मद अली कायद मोहम्मद जिन्ना जो है, वो इस रेज़ोल्यूशन को पेश करते हैं, जिसमें बताते हैं कि मुसलमान एक माइनॉरिटी नहीं है बल्कि एक कौम है, और हिंदुओं की गलत सोच है कि वो मुसलमानों को एक अक़लियत समझते हैं, माइनॉरिटी समझते हैं, क्योंकि मुसलमान जो है मेजॉरिटी में। तो ये जो है मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे बार-बार हमें नज़र आता है कि कम्युनल डिवाइड है, हम हिंदू-मुस्लिम, हिंदू-मुस्लिम। हिंदू कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बात करें हर जगह, मुसलमान कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी बात करें कि हम अलग-अलग हैं। फिर इसके बाद हमें नज़र आता है ब्रिटिश कोशिश करती है, क्रिप्स मिशन को भेजती है वर्ल्ड वॉर 2 के नतीजे में, मुसलमानों को, हिंदुओं को राज़ी करें कि वो जंग में हिस्सा लें, लेकिन इसको रिजेक्ट किया जाता है। इसी तरह कैबिनेट मिशन भेजी जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि हिंदू-मुसलमान जो है अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक बना लें, सब्जेक्ट्स बनाते हैं। ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इसको भी आप देख लें। तो सिंपली ये होती है, आप समझें कि वो हिंदू और मुस्लिम्स को एक राइट देती है कि अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना लें अपने-अपने एरियाज़ के लिए। फिर बाद में जाके फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है, और बाद में जो है इसके थ्रू इनको आज़ादी मिल सकती है। कांग्रेस को रिजेक्ट करती है, मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट करती है, लेकिन बाद में इसको रिजेक्ट किया जाता है। फिर जून 3 1947 में वर्ल्ड वॉर 2 के नतीजे में ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी पॉलिटिकल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। लीडरशिप बहुत ज़्यादा सामने आ चुकी होती है। बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि ब्रिटिश को प्रेशराइज़ करते हैं। तो ब्रिटिश जो है मजबूर होती है कि जून 3 प्लान 1947 अनाउंस करे, जिसके तहत जो है इंडिया और पाकिस्तान को 15 अगस्त को जो है तक़सीम किया जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग-अलग कंट्री। तो प्री पार्टीशन अगर आपको टॉपिक्स तैयार करने हो या आप समझते हो इम्पोर्टेंट, तो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा लीस्ट इम्पोर्टेंट कुछ और भी टॉपिक्स हैं, वो कभी-कभी आ जाते हैं, लेकिन अक्सर नहीं आते। तो अगर ये टॉपिक्स जो हैं इनको आप देख लें, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँगी। कोई ऐसा टॉपिक अगर जो आप समझते हैं मेरे लेक्चर में कंप्लीट नहीं है या मिसिंग है, जिसको आप मज़ीद समझना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट करें, बता दें, तो मैं उसपे लेक्चर ज़रूर अपलोड करूँ। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।